अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप तमाम लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग खैर से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 11 को कवर करने जा रहे हैं। अगर आपके भी निसाब में कहकशां उर्दू हिस्सा दोम है तो आप भी पढ़ सकते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड के लिए हो। स्पेशल जो है ये क्लास हो रही है बिहार बोर्ड के लिए। तो आप लोग जो है अगर आपके कोई भी कहीं का भी बोर्ड हो, अगर आपके निसाब में कहकशां उर्दू हिस्सा दोम है तो आप लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो लेट आने का रीज़न आप लोग ही करते हैं। मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना जल्द जो है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। बट आप लोग कुछ मेहनत नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, इस वजह से जो है वीडियो काफ़ी लेट से आ रही है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कंटिन्यू क्लास चाहते हैं, कंटिन्यू जो अगर वीडियो आप लोग चाहते हैं तो वीडियो को जो है डेली शेयर किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग आगे, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 11 को। चैप्टर नंबर 11 का नाम है गुबारे खातिर से 3 खतूत। इसमें ये दर्स नंबर 6 में आते हैं और चैप्टर नंबर 11 में। और दर्स नंबर 6 में क्या है? खतूत है, खतूत का मजमुआ। इसमें जो है 3 खतूत का मजमुआ है। गुबारे खातिर से 3 खतूत यहाँ पे बताया गया है और अबुल कलाम आज़ाद इनके जो है मुसन्निफ़ है। आपको ये दोनों बातें जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, गुबारे खातिर क्या है? तो खतूत का मजमुआ है और इनके मुसन्निफ़ है अबुल कलाम आज़ाद। अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप भी ये PDF लेना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, तो आज ही कांटेक्ट करें और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं आप लोग। 950 821 47 60 इस नंबर पे आप लोग राब्ता करके ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मैं आपको नंबर दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को नंबर दे दूंगा, या फिर स्क्रीन पर और अच्छे से नंबर आप लोगों को दे दूंगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव को फिर अलग से कवर करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव को बाद में कवर कर लेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे मारूजी सवालात, साथ में जवाबात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग जो है एक बार देख लीजिएगा इसको। सारा सवालात का जो है जवाबात दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 13 में है मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब हुई? सही आंसर इसका सी है। यहाँ पे जवाब दे रखा है कि 1888 ईस्वी में जो है मौलाना आज़ाद की पैदाइश हुई है। बाकी बाद में भी आप लोगों को PDF में भी मिलेगा, तो आप लोग अपने से तैयारी कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव का जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी ऑब्जेक्टिव का नोटिफिकेशन आए अलग ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इससे थोड़ा जो एग्ज़ाम 2022 के पैटर्न पे रहेगा। ठीक है, आइएगा अब देखते हैं हम लोग मुख्तसर तरीन सवालात, साथ में जवाबात भी आप लोगों को देख लेना है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विद आंसर। सवाल नंबर 1 में है गुबारे खातिर किस ज़माने की तसनीफ़ है? जवाब दे रखा है गुबारे खातिर भारत छोड़ो तहरीक 1942 ईस्वी के ज़माने की जो है तसनीफ़ है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, सब्जेक्टिव में भी। 2 नंबर वाला क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछ देता है इस तरह का सवाल। सवाल नंबर 2 है गुबारे खातिर में कितने खतूत है? आपको मालूम है गुबारे खातिर में कुल 24 खतूत है। कितने खतूत है? 24 खतूत है। बट यहाँ पे मजमुआ जो है गुबारे खातिर का मजमुआ, इसमें जो है टोटल कितने हैं? 3 खतूत है। कितने खतूत है? 3 खतूत। बट आपको पूछेगा गुबारे खातिर में कितने खतूत हैं, तो गुबारे खातिर के अंदर 24 कुल खतूत जो आते हैं 24 खतूत आते हैं। ठीक है, और आइएगा सवाल नंबर 3 में है सिद्दीक़ मुकर्रम कौन है? यहाँ पे जवाब दे रखा है सिद्दीक़ मुकर्रम हबीबुर रहमान खान शिरवानी है। सवाल नंबर 4 है गुबारे खातिर के खतूत किस जेल में लिखी गई? तो यहाँ पे जवाब है कलआ अहमद नगर जेल में जो है लिखी गई। सवाल नंबर 5 है मौलाना आज़ाद की 3 किताबों के नाम बताइए। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन भी आ सकता है। जवाब है नंबर 1 किताब का नाम है गुबारे खातिर। दूसरा नंबर किताब है इंडिया वंस फ्रीडम। ये दोनों किताब आप लोग तीनों किताब को अच्छे से याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। उसके बाद तीसरा नंबर में तर्जुमानुल कुरान। ये तीनों किताब किनका है? मौलाना आज़ाद की लिखी हुई ये तीनों किताब है। अब आइएगा सवाल नंबर 7 को देखेंगे अच्छा से। मौलाना आज़ाद का साल वफ़ात क्या है? यानी ये किस दिन को वफ़ात किए थे? जवाब है उन सन जो है 1958 ईस्वी में जो है ये वफ़ात किए थे। सवाल नंबर 8 है मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए? जवाब दे रखा है 35 साल की उम्र में जो है कांग्रेस के सदर हुए। सवाल नंबर 9 है मौलाना आज़ाद के 3 अखबारात के नाम बताइए। जवाब दे रखा है लिसानुल सिद्क, अल बलाग, अल हिलाल।
ये सारा जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ये जितना भी आप लोग मुख्तसर सवालात को कवर करते हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वजह से आप 5 नंबर का भी क्वेश्चन बना सकते हैं अगर आप लोग ये सारा चीज़ जो है पढ़ लेंगे अच्छे से। तो अब सवाल नंबर 10 में है, मौलाना आज़ाद कौन सी चाय जो है पीते थे? जवाब दे रखा है वह चीन के चाय पीते थे। यानी टोटल जितना भी क्वेश्चन है ना, वो सारा का निचोड़ जो है ये 10 क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। अब आइएगा मुख्तसर सवालात, साथ में जवाबात आप लोगों को पढ़ना है जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछता है। बाकी यहाँ पे जो है क्वेश्चन थोड़ा और लॉन्ग दिया है, तो आप इतना क्वेश्चन अगर 5 नंबर वाला में दे देंगे तो आपको जो है कन्फर्म 5 नंबर फिक्स है, आपको मिल जाएगा। थोड़ा राइटिंग बना के लिखना है, पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ पे है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विद आंसर, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन साथ में आंसर। सवाल नंबर 1 है, मौलाना आज़ाद की नस्र निगार की खुसूसियात बयान कीजिए। यानी मौलाना आज़ाद जो नस्र लिखते थे उनकी खूबी क्या थी, क्या खुसूसियात थी, तो आप लोगों को बताना है क्या इनके अंदर जो टैलेंट था। अब जवाब दे रखा है, मौलाना आज़ाद सिर्फ सियासतदां या ख़तीब नहीं थे। यानी मौलाना आज़ाद क्या क्या थे? सियासतदां भी थे और एक ख़तीब भी थे। ठीक है, और इन्होंने मुतअद्दिद तसानीफ़ यादगार छोड़ी, यानी काफ़ी तादाद में जो है मुतअद्दिद जो है तसनीफ़ की जमा होती है तसानीफ़। आप ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि मौलाना आज़ाद की तसानीफ़ का नाम बताइए, तो आपको यहाँ से तसानीफ़ का नाम दे देना है। तर्जुमानुल कुरान और गुबारे खातिर उनकी ऐसी नसरी तसानीफ़ है। नसरी तसानीफ़ एक होता है नज़्म, एक होता है नसर। मैं आपको ये कैटेगरी समझा देता हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए, नात ख़्वां तो आप लोग सुनते ही होंगे, नात सुनते हैं, नात ख़्वां को जानते होंगे। तो नात जो पढ़ी जाती है वो जो है आपको समझना है किस कैटेगरीज में रखना है, नज़्म की कैटेगरीज में। ठीक है, जो कि हम लोग अभी स्टार्ट नहीं किए। हम लोग जो अभी पढ़ते आ रहे हैं 1 से लेकर 11 चैप्टर तक, ये हम लोग किस हिस्सा में पढ़ रहे हैं? अभी नस्र की दुनिया में चल रहे हैं 1 से लेकर 11 तक। अगर आप में से कोई भी नहीं पढ़ा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, या फिर उसका प्ले लिस्ट जो है ऑलरेडी तैयार हो चुका है। आप लोग प्ले लिस्ट से आसानी से देख सकते हैं टोटल वीडियोज़ को, टोटल चैप्टर्स को। ठीक है, तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि जो नात पढ़ते हैं, वो नात खां जो नात पढ़ते हैं, नात किस कैटेगरीज में आता है? तो नज़्म की कैटेगरीज में आता है। और आप नस्र समझना चाहेंगे तो एक क्या होता है? मुकर्रिर होता है जो तकरीर करते हैं। तो नस्र जो है किसकी गिनती में आते हैं? तकरीर की गिनती में आते हैं। तो आपको समझाने वाली बात यह है कि नस्र जो है बिल्कुल आपको गुफ्तगू की तरह हो सकता है, कहानी की तरह हो सकता है, कुछ बताया जा सकता है नस्र में। ठीक है, और नज़्म में जो है आपको जो नात जिस टाइप से पढ़ते हैं, नज़्म पढ़ने का अंदाज ही कुछ अलग होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब आगे देखिएगा, जिनकी बुनियाद पर मौलाना आज़ाद एक साहब तर्स नस्र निगार तस्लीम की जाते हैं। यानी तर्जमानुल कुरान और गुबारे खातिर, ये दोनों मजमुआ के, यानी ये दोनों के वजह से ये जो है आज तर्ज यहाँ पे जो है आज़ाद एक साहब तर्ज, यहाँ पे नाम देख सकते हैं आप, साहब तर्ज नस्र निगार तस्लीम किया जाता है। तस्लीम का मतलब होता है कबूल करना, यानी यहाँ आप समझ सकते हैं साहब तर्ज नस्र निगार जो है तस्लीम किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं। अब आगे है, उनके खतूत और मज़ामीन के मुतअद्दिद मजमूए भी जो है शाये हो चुके हैं। मुतअद्दिद का मीनिंग आपको समझाना चाहूँगा मैं, यानी काफ़ी तादाद में उनके जो है, काफ़ी संख्या में उनके जो है मजमूए खतूत, और यहाँ पे आपको कह रहा है ना खतूत और मज़ामीन के जो है काफ़ी तादाद में, काफ़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जो है इनके खतूत और इसके जो है मज़ामीन के जो है मुतअद्दिद मजमूए भी शाये हो चुके हैं। आप लोग ये सारी बातें ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब आगे कह रहा है, जो उनके नस्र निगारी की बेहतरीन नमूने हैं, यानी उनके जो है नस्र निगारी के जो है बेहतरीन नमूने हैं, उनके खतूत की जो है ज़ुबान पर अगर गौर कीजिए तो आगे देखिएगा, ये 5 नंबर में आप लोग डायरेक्टली दे सकते हैं। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, बट आप लोग 5 नंबर में यूज़ कर सकते हैं। 2 नंबर में आप लोग थोड़ा छोटा बनाइएगा, ठीक है। पर गौर कीजिए तो एक नस्र की दिलकशी और दिल आविज़ें हमें अपनी तरफ मुतवज्जे किए बगैर नहीं रहती। अल्फाज सादा हैं जिसमें जो है अरफी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुतवज्जे किए बगैर नहीं रहती। अल्फाज सादा है जिसमें अरबी अल्फाज वो तराकीब से गुरेजी की आमदन कोशिश की गई है। यही खूबी जो है मौलाना आज़ाद की नसरी खुसूसियात है। आपको क्वेश्चन में क्या मांगा था ध्यान से देखिएगा, उसके बाद जो जवाब को समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल नंबर 1 में मांगा क्या है? मौलाना आज़ाद की नस्र निगार की खुसूसियात बयान कीजिए, यानी इनके अंदर जो है क्या क्या खूबी है, किस टाइप से ये नस्र लिखते थे। तो आप यहाँ पे जवाब एक बार पढ़ चुके हैं, आप लोग समझ के दोबारा चाहे तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके समझ सकते हैं इसको, ठीक है ना।
अब आइएगा सवाल नंबर 2 को देखते हैं। जो भी डाउट वगैरह रहता है, जिस किस्म की आपको गलती होती है, जिस टाइप से आपको अच्छा लगता है, आप कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताएंगे, ताकि आपके हिसाब से ही अगला क्लास जो है लिया जाए और आपको जिस तरह से बेहतर समझ में आता है उस तरह से आप लोग पढ़ाने के लिए मुझे बोलेंगे। मैं आप लोग इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आइएगा सवाल नंबर 2 है, मौलाना आज़ाद की हयात पर 100 अल्फाज में एक नोट तैयार कीजिएगा। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर इस सवाल का जवाब को कवर कर लेंगे तो बिल्कुल आपको जो है मुसन्निफ के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। काफ़ी ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा और यहाँ से जो है सब्जेक्टिव भी बनेगा। यानी यहाँ 2 नंबर वाला क्वेश्चन को आप कवर करते हैं तो आसानी से जो है 10 नंबर इस क्वेश्चन से आप लोग जो है ला सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा सवाल है, मौलाना आज़ाद की हयात पर 100 अल्फाज में एक नोट तैयार कीजिए। जवाब दे रखा है, मौलाना आज़ाद की पैदाइश 1888 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा में हुई। एक ऑब्जेक्टिव का सवाल हो गया। आपको सवाल आ सकता है मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब और कहाँ हुई। आपको जवाब देना है मौलाना आज़ाद की पैदाइश 1888 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा में हुई। ये 2 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, तो आप लोग डायरेक्टली जवाब दे सकते हैं। और बाकी एक आता है कि मौलाना आज़ाद की जो है जाए पैदाइश कहाँ है, आपको देना है मक्का मुकर्रमा जो है मौलाना आज़ाद की जाए पैदाइश है, यानी इस जगह में वो पैदा हुए थे। और डेट क्या है, तारीखी पैदाइश क्या है, तो आपको जवाब देना है 1888, सन 1888 ईस्वी में जो है तारीखी पैदाइश है इनकी, सन 1888 ईस्वी में ये पैदा हुए। उसके बाद आगे आपको बताना है जहाँ उनकी वालिद मौलवी खैरुद्दीन मुदर्रिस थे, यानी मक्का मुकर्रमा में जो है उनके वालिद का नाम है खैरुद्दीन। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है मौलाना आज़ाद की जो है वालिद का नाम क्या था, तो आपको जवाब देना वालिद मौलवी खैरुद्दीन थे और ये क्या थे, उनके वालिद मुदर्रिस भी थे। अब आगे आपको समझना है, समझ के पढ़ना है आप लोगों को। कह रहा है कि आज़ाद का असल नाम मुहिद्दीन और तारीखी नाम फिरोज बख्त था। जवाब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या है, तो आपको जवाब देना है मौलाना आज़ाद का असल नाम मुहिद्दीन। और आपका सवाल आ सकता है मौलाना आज़ाद का जो तारीखी नाम क्या है, तो आपको बताना है मौलाना आज़ाद का तारीखी नाम फिरोज बख्त था। और आगे बताना है वह बचपन में ही अपने वालिद के साथ कलकत्ता आ गए। वह बचपन में कहाँ आ गए थे, अपने वालिद के साथ कलकत्ता आ गए थे। उनका मुस्तकबिल क़याम कलकत्ता में ही हो गया। उनका मुस्तकबिल जो है पूरा क़याम जो है कहाँ हो गया, कलकत्ता में हो गया। यानी आने वाला, मुस्तकबिल का मीनिंग क्या होता है, आने वाला, यानी आने वाला क़याम कहाँ हो गया, कलकत्ता में हो गया, जहाँ इब्तदाई तालीम इन्होंने अपने वालिद से हासिल की। आपका एक क्वेश्चन और आ सकता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना आज़ाद जो है वो जो है अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ पे हासिल की, तो आपको बताना है कोलकाता में अपने वालिद के पास ही जो है इब्तदाई तालीम हासिल की। आगे बताना है 15 साल की उम्र में इन्होंने घर पर तलबा की एक जमात को दर्स देना शुरू किया। आपको और एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो है बच्चों को जो है दर्स देना कब से स्टार्ट किया, तो 15 साल की उम्र में ही स्टार्ट कर दिया। उसके बाद है फिर सहाफ़त की तरफ जो है कदम बढ़ाया, ठीक है, सहाफ़त की तरफ कदम बढ़ाया और लिसानुल सिद्क़ वगैरह निकाला। फिर सियासत की तरफ कदम बढ़ाया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है फिर जो है सियासत की तरह जो है कदम बढ़ाया और मरकज़ी मकाम हासिल कर लिया। और मरकज़ी मकाम क्या कर लिया, हासिल कर लिया। जब सहाफ़त की तरफ कदम बढ़ाया तो क्या लिखा, ये लिसानुल सिद्क़ वगैरह लिखा। और आगे यहाँ पे सियासत की तरफ जब कदम बढ़ाया तो ये मरकज़ी मकाम जो हासिल कर लिया। आगे कह रहा है तहरीक आज़ाद में बार बार जेल भी गए। मुल्क की आज़ादी के बाद जो है नेहरू, मुल्क के आज़ाद के बाद नहर व काबीना, यहाँ पे नहर और जो है काबीना में वज़ीर तालीम बनाए गए। वज़ीर तालीम आप लोग समझते होंगे, वज़ीर तालीम किसको कहते हैं, तालीम यानी उसको जो है वज़ीर तालीम आप लोग समझ सकते हैं, जिस लाइन पे जो तालीम की वज़ीर बनते हैं वहाँ पे आपको इसको कह सकते हैं वज़ीर तालीम, ठीक है, बनाए गए। वज़ीर तालीम रहते हुए शिक्षा मंत्री, हिंदी में आप कह सकते हैं वज़ीर तालीम को शिक्षा मंत्री, ठीक है ना। शिक्षा मंत्री तो आप लोग सुने होंगे, बट आप लोग तो उर्दू पे कम ध्यान देते हैं, वज़ीर तालीम काफ़ी कम सुने होंगे। और शिक्षा मंत्री आप लोग तो समझते होंगे, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया है। अब आइएगा देखते हैं आगे। वज़ीर तालीम रहते हुए की इनकलाब इक़दामात किए और ओहदे पर रहते हुए ही फरवरी 1958 ईस्वी में मुख्तसर बीमारी के बाद जो है दाई अजल को लब्बैक कहा और जामा मस्जिद दिल्ली के सामने मदफून हुए। और जामा मस्जिद जो है दिल्ली के सामने क्या हो गए, दफन कर दिए गए। और आपको बताना है अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि मौलाना आज़ाद की जो है कब्र कहाँ है या कहाँ मदफून किए गए हैं, उनकी मज़ार शरीफ कहाँ है, तो आपको बता देना है दिल्ली के जामा मस्जिद के सामने जो है ये मदफून है। उनकी वफ़ात जो है 1958 ईस्वी में हुई मुख्तसर बीमारी के बाद। तो आपको यहाँ से कितना
जितना क्वेश्चन मिला आप देख सकते हैं, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिला, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिला, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिला। आप लोग जो है ये सारा जितना भी मैं बताया हूँ आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं, आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को उतार सकते हैं। बाकी के ये तो पीडीएफ मिलेगा ही, जो भी स्टूडेंट एडमिशन किया हुआ है उसको सारे को मिल जाएगा ये पीडीएफ। अगर आप लोग भी नहीं किए, आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से आज ही ज्वाइन कीजिए। मेरा नंबर से संपर्क कीजिए 950 821 47 60 नंबर से। अब देखिएगा ज़्यादा टाइम अगर आप लोगों को मैं दूंगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा शॉर्ट, ठीक है। सवाल नंबर 3 को देखिएगा, मौलाना आज़ाद ने हिंदुस्तानियों के चाय को सयाल हलवा क्यों कहा है? आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेता हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पे है, मौलाना आज़ाद ने हिंदुस्तानियों के चाय को एक सयाल हलवा इसलिए कहा कि वह चाय नवीशी के मामले में बहुत ही आला ज़ौक़ वाक़ हुए थे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो है इनको शौक था। अब आगे जो है आगे के इसको आप अपने से रीड कर लीजिएगा, या फिर मैं थोड़ा रोक के रख रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक के आप लोग इसको पढ़ सकते हैं खुद से। अब आइएगा सवाल नंबर 4 को देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 4 में है, आज़ाद ने अपने पसंदीदा चाय की खुसूसियात बयान किए हैं, उन्हें इख्तिसार के साथ लिखिएगा। जवाब है, मौलाना आज़ाद ने चाय के लिए अपनी पसंदीदा खुसूसियात को बयान किया है। वह इस तरह है कि चाय पत्ती खालिस चीनी चाय हो, यानी वह चाय पत्ती जिसके बाकी और भी है, तो मैं आगे बढ़ना नहीं चाहूँगा, टाइम का जो है आपको बचत करना है। सवाल नंबर 5 में है, आज़ाद ने जेल के अहाते के किस पुराने कब्र को देखने के बाद किन कैफियत का इजहार किया? यहाँ पे जवाब दे रखा है, आप खुद से पढ़ लीजिएगा ये जवाब को भी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ या फिर पढ़ने के लिए बोल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, तेसरी खतूत को पढ़ते हुए मौलाना आज़ाद की बेगम कैसी शबीहा उभरती है? इस सवाल में कहना क्या चाहता है उसको समझ लीजिएगा, तो जवाब खुद बना लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है, तेसरी खतूत पढ़ते हुए, यानी आप जो तेसरी खत पढ़ते हैं इसमें क्या बयान किया गया है, इसमें क्या कहा गया है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप तेसरी खतूत पढ़े हैं तो ठीक, अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए एक बार जवाब को देख करके। यहाँ पे जवाब दिया हुआ है, तेसरी खतूत को पढ़ने के बाद मौलाना आज़ाद की अहलिया जुलेखा बेगम की शख्सियत की जो शबीहा उभरती है, बाकी आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। अब आइए तवील सवालात की तरफ हम लोग आ गए हैं, तवील सवालात और साथ में जवाबात भी है। सवाल नंबर 1 है, गालिब और मौलाना आज़ाद का बहैसियत मकतूब निगार मवाजना कीजिए, यानी मकतूब निगार की हैसियत से जो है कंपेरिजन कीजिए, तुलना कीजिए। मवाजना का मीनिंग होता है तुलना करना, कंपेरिजन करना, एक दूसरे का तुलना करना, यानी इसके कंपेरिजन में ये कैसा है उसको आपको तुलना करना है। अब देखिए जवाब में क्या लिखा है, गालिब और मौलाना आज़ाद के खतूत और मकतूब निगारी की तारीफ का एक कीमती सरमाया है, ठीक है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे ये आपका किताब में ही लास्ट में जब चैप्टर पढ़ लेंगे ना, चैप्टर के बाद ये सारा सवाल मिलेगा बट जवाब नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको जवाब मिल रहा है तो काफ़ी खुशी की बात है कि आप लोगों को नोट्स करने की तैयारी करने की यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आपको तो मेरे तरफ से नोट्स मिल ही रहा है, तो आप लोगों को लिखना भी नहीं पड़ेगा। आप लोग ले लेंगे नोट्स तो आपको यहाँ से आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कीमती सरमाया है वहाँ तक के। अब देखिए कंपैरिजन कर रहा है, तुलना कर रहा है। यहाँ पे जहाँ कह रहा है कि जहाँ तक के मिर्ज़ा गालिब और मौलाना आज़ाद की मकतूब निगारी की मुवाजना की बात है, यानी तुलना की बात है, कंपैरिजन की बात है, तो दोनों की मकतूब निगारी में कई असबाब की बिना पर नुमाया फ़र्क पाया जाता है। सबब का जमा होता है असबाब, आप लोग वाहिद जमा पे ध्यान दीजिएगा। सबब की जमा क्या होती है, असबाब, तो आप तो ध्यान रखिएगा, सबब की जमा असबाब, यानी दोनों की मकतूब निगारी में कई असबाब बिना सबब की जो है, बिना पर जो है नुमाया फ़र्क है, ठीक है, नुमाया फ़र्क पाया जाता है कट गया है तो आप लोग समझ जाइएगा। आगे है, पहली बात तो ये कि दोनों की मकतूब निगारी में ज़माने का फ़र्क है। ज़माने का फ़र्क आप लोग समझते होंगे, यानी जिस ज़माने में मिर्ज़ा गालिब अपना ख़त लिखे थे उस ज़माने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ख़त नहीं लिखे हैं। इस वजह से आप लोग ध्यान रखिएगा, मिर्ज़ा गालिब जब लिखे हैं और तब जो है अबुल कलाम आज़ाद ने लिखे हैं, यानी बहुत काफ़ी ज़माने का फ़र्क है। ये आपका पहला कंपैरिजन है, यानी ज़माने का फ़र्क है। यानी मिर्ज़ा गालिब जिस वक्त मकतूब निगार कर रहे थे, जिस वक्त मकतूब लिख रहे थे, खतूत लिख रहे थे, उस वक्त उर्दू ज़ुबान अपने फितरी हालत में थी। अपने कौन सी हालत में थी, तो फितरी हालत में थी। इसलिए मिर्ज़ा गालिब की खतूत की ज़ुबान सादा, फितरी और रवां थी। यानी मिर्ज़ा गालिब की जो खतूत की ज़ुबान क्या थी, फितरी और सादा थी। जबकि मौलाना आज़ाद के ज़माने में उर्दू नस्र की ज़ुबान इर्तिकाई मराहिल तय कर चुके थे, यानी इर्तिकाई मराहिल जो है क्या कर चुके थे, तय कर चुके थे।
तय कर चुकी थी और इसलिए आज़ाद के खतूत में ज़ुबान की सलासत देखी जाती है। मौलाना आज़ाद की ज़ुबान गालिब के मुकाबले आलमाना भी और एक अदबी शान की हामिल थी। यानी मौलाना गालिब के मुकाबले में जो है ये मौलाना आज़ाद की खतूत जो है थोड़ा आलिमाना अंदाज में लिखा हुआ था और यहाँ पे एक अदबी शान की हामिल थी। यहाँ पे आपको तुलना कर रहा है। अब आगे बता रहे हैं मिर्ज़ा गालिब की खतूत में मुकालिमाती अंदाज जो मिलता है, मिर्ज़ा गालिब की खतूत में क्या मिलता है, मुकालिमाती अंदाज मिलता है और ऐसा महसूस होता है ऐसा महसूस होता है कि थे मौलाना आज़ाद। यहाँ पे थोड़ा कट चुका है शायद, सवाल नंबर 3 है ना, ये सवाल नंबर 1 ही है तो शायद कि इधर होगा। सवाल नंबर 3 का ये थोड़ा कट गया है, सवाल नंबर 5 डायरेक्टली आ गया है तो सवाल नंबर 1 जो है ना थोड़ा सा कट गया है तो PDF में आप लोग देख लीजिएगा एक बार। यहीं तक है, एक महसूस होता है और आगे बताया गया है तुलना में कि जहाँ तक मौलाना आज़ाद की बात है तो मौलाना आज़ाद जो है अपने अहबाब और दोस्त को जो है कमोबेश जो 40 अपने मुकर्रब एक दोस्त था उनको जो है कमोबेश कितना ख़त लिखा है, 40 खतूत लिखा है। कितना खतूत, ध्यान रखिएगा, 40 खतूत। और मौलाना आज़ाद जो है अपना ये जो है अल्लामा गालिब ये जो है कमोबेश जो है 900 खतूत लिखे हैं। तो यहाँ भी एक डिफरेंट है, ये डिफरेंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है, ध्यान रखिएगा, मौलाना आज़ाद ब नफ्स मौजूद नज़र आते हैं इसलिए गुबार खातिर उर्दू की। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी कट चुका है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। सवाल नंबर 1 जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो आप इतना फोकस मत कीजिएगा, ठीक है। ये जितना दिया जा रहा है आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। आगे है, इस उम्र पर रोशनी डालिए कि यह खतूत आखिर क्यों सिद्दीक़ मुकर्रम तक तहरीर शक्ल में नहीं पहुँचाते जा सकते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं PDF आप लोगों को दे दूंगा या आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि टाइम काफ़ी हो रही है, वीडियो जो है लंबी हो रही है तो आप लोग लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। सवाल नंबर 4 देखिएगा, निसाब में शामिल खतूत की रोशनी में मौलाना आज़ाद की सियासी ज़िंदगी की सरगर्मियों का नक्शा कीजिए, ठीक है। यानी ये जो है अपने यहाँ पे आगे कह रहा है कि निसाब में शामिल खतूत की रोशनी में मौलाना आज़ाद की सियासी ज़िंदगी, यानी खतूत के हिसाब से खतूत की रोशनी में आपको सियासी ज़िंदगी के बारे में जो है आपको नक्शा बनाना है, बताना है, ठीक है। ये भी आप लोग खुद से देख लीजिएगा, सारा चीज़ जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब सवाल नंबर 5 में पूछ रखा है, तीनों खतूत के अलग तलखीस तैयार कीजिए। यानी तीनों खतूत में क्या क्या कहना चाहता है अलग अलग तलखीस करके आप लोग पेश कीजिएगा। तो जवाब में दे रहा है, गुबार खातिर के ज़ेर निसाब खतूत में पहले खत से ये जाहिर होता है। आगे आप लोग जो है खुद से बना लीजिएगा। पहला खत यहाँ तक है, यहाँ तक बताया जा रहा है कि पहला खत में ये बताया जा रहा है। अब यहाँ पे दूसरा खत में बता रहा है, दूसरा खत में मौलाना आज़ाद अपनी चाय नवेशी के जिक्र के साथ उसकी किस्मों और मुख्तलिफ मुल्कों में उसके बिना पर अंदाज आगे जो है आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक दूसरा खत में बताया गया है ये, और तीसरा खत जो है यहाँ से यहाँ तक बताया गया है। बता रहा है गुबार खातिर से जो तीसरा खत निसाब में शामिल है वह निहायत अहम है, ठीक है। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिएगा ये जो है अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी को भी जो ये मिस नहीं करना है क्योंकि हर बार जो है इससे 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस पे ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं इस क्वेश्चन को और जो है बना भी नहीं पाते हैं अच्छे तरीके से। हालांकि कोई भी हार्ड नहीं है, इजी है, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है, गुबार खातिर के खतूत से इक्तिबासात की तशरीह कीजिए। इक्तिबासात जब आएगा तो आपकी समझ से बाहर है, समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे है कि दर्ज झेल इक्तिबासात की तशरीह सियाक व सिबाक के साथ कीजिए। तशरीह करना है, कहने का मतलब ये है, तशरीह का मतलब कि ये दोनों जुमला में क्या कहना चाह रहा है, आपको इसको थोड़ा फैला करके विस्तार के साथ बताना है। इस दोनों में जो है क्या कहना चाह रहा है, ये दोनों जुमला में जो काफ़ी लंबी बातें जो है छुपी हुई है तो यही बात आप लोगों को बताना है तशरीह करके। यहाँ देखिएगा थोड़ा इक्तिबास में पहला इक्तिबास पढ़ ले रहा हूँ, बाकी के इक्तिबास आप लोग खुद से पढ़िएगा। यहाँ पे है, मेरी दुकान सुखन में एक ही तरह की जिन्स नहीं रहती, लेकिन आपके लिए कुछ निकालता हूँ तो एहतियात की छलनी में अच्छी तरह छान लिया करता हूँ कि किस तरह की सियासी मिलावट बाकी न, किसी तरह की सियासी मिलावट बाकी न रहे। तो ये आपको समझ से बाहर है, ये दोनों जुमला पढ़ लिए तो आपको कुछ समझ में नहीं आया ना, तो आपको इसी में तशरीह करना है कि ये दोनों जुमला कहाँ से लिया गया है, कहाँ से है, किससे लिया गया है, किसका ये है दोनों शेर, तो आपको बताना है तशरीह में, यही बताना रहता है। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन तशरीह में आपको बताना है। पेश नज़र इक्तिबास गुबार खातिर के ज़ेर निसाब खतूत में पहले खत से माखूज है, यानी पहला खत से जो है माखूज है, पहला खत से लिया गया है और ख़त का आखिरी
पैराग्राफ है, यानी खत का जो है लास्ट पैराग्राफ है। इक्तिबास के इस हिस्सा में मौलाना आज़ाद ने अपने मकतूब अहलिया सिद्दीक़ मुकर्रम को, यहाँ पे जो उसका मकतूब अहलिया है जिनको जो है ज़्यादा 40 खुतूत लिखे थे, उनसी का नाम है सिद्दीक़ मुकर्रम को बराह रास्त मुखातिब करके कहना चाहता है कि मैं आपको खुतूत में जो कुछ लिखता हूँ वह एक जो है सियासी लीडर की हैसियत से नहीं बल्कि एक मुखलिस दोस्त की हैसियत से लिखता हूँ। ये दोनों जुमला मैं कहना चाहता है वो जो तफसील के साथ आपको बताया है। आगे बताया चुनांचे फरमाते हैं कि मेरी अदबी व इल्मी ज़ख़ीरा और दिल की दुनिया में हर किस्म की ज़ौक़ के लोगों के लिए सामान तकसीम मौजूद है, लेकिन जब मैं आपको एक मुखलिस दोस्त की हैसियत से ख़त लिखता हूँ तो बहुत सोच समझ कर लिखता हूँ कि आपके ज़ौक़ के मुताबिक हो। तमाम जुमलों और ख़यालात को एहतियात की छलनी में छान कर वही अल्फाज जुमले इस्तेमाल करता हूँ जो आपके हस्ब हाल हो, और यह भी ख्याल और एहतियात रखता हूँ कि इन जुमलों में सियासी ख़यालात की कोई आमेज़िश ना हो। ठीक है, ये कहना चाहता है पहला इक्तिबास में। अब दूसरा इक्तिबास में क्या है आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तशरीह भी यहाँ पे किया हुआ है। पेश नज़र इक्तिबास मौलाना आज़ाद की तीसरे ख़त के आखिरी पैराग्राफ से माखूज़ है। इस इक्तिबास में एक तरह से मौलाना आज़ाद ने अपनी बीवी ज़ुलेखा बेगम की मौत का जो है गोया नस्री मरसिया बयान कर दिया है। ठीक है, आप लोग खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा, PDF आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा इस नंबर पे 950 821 47 60। ठीक है, जो इसमें जो है आपको कुछ फ़ी लगेंगे, जो भी लेना चाहते हैं जिनके पास फ़ी है आप लोग जो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी के स्टूडेंट फालतू के परेशान नहीं करेंगे मुझे नंबर पे कॉल करके। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ था, आप लोग जो है इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पे तशरीह पेश नज़र इक्तिबास गुबारे खातिर के ज़ेर निसाब खतूत में दूसरे खत से माखूज़ है। और यह ख़त के दरमियान का इक्तिबास है, यानी बीच के हिस्सा का जो है ये जो है क्या है इक्तिबास है। इस ख़त में अमूमन चाय और उसके तमाम अक़साम और चाय नवेशी के जो है ज़ौक़ और उसके तमाम मुताल्लिकात पर मौलाना आज़ाद ने तफसील से रोशनी डाला है, और ख़ुसूसन इस इक्तिबास में मौलाना आज़ाद ने अपने पसंदीदा चाय के तमाम ख़ुसूसियात बयान किए हैं। और भी आप लोग देख लीजिएगा अपने खुद से। PDF जब मिलेगा आप लोगों को नोट्स के रूप में मिलेगा, आप लोग इसको जो है नोट्स भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसको पढ़ेंगे डेली तो हो जाएगी आपकी कंप्लीट। आराम से आप लोग 95+ नंबर ला सकते हैं। चलिए फिर, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। शेयर नहीं करते हैं आप लोग अपने फ्रेंड तक, वीडियो को एक बार लाजिमी शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, उस नंबर पे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर से ज़रूर आप लोग वीडियो को शेयर एक बार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।